दोस्तों, आज हम जानेंगे ओ लेवल M1R5 पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर जो हमारा उसका नाम है IT टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है। यह इनपुट के रूप में डाटा का इंसर्शन को एक्सेप्ट करता है। यह डाटा और इंसर्शन को स्टोर करता है। यह इंसर्शन के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के टर्म्स के बारे में। जो पहला हमारा है डाटा। डाटा क्या होता है? रो फैक्ट एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि यह क्या करना है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग के बारे में। डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। हम बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देश का समूह होता है जो कंप्यूटर को सिक्वेंशियल या नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य को करता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ प्रमुख घटक के बारे में, जैसे कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा CPU, और मेमोरी यूनिट, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं CPU के बारे में। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU का काम निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं CPU किस यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला है CU, इसका पूरा नाम होगा कंट्रोल यूनिट। दूसरा ALU, इसका पूरा नाम होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद जनरल पर्पज रजिस्टर MU। अब हम बात करते हैं CU होता क्या है। CU, इसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। CU पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है। यह यूनिट CPU की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं ALU, इसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी प्रकार के अर्थमेटिक एवं लॉजिक कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं MU, जनरल पर्पज रजिस्टर। यह CPU का ही एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि यह CPU के सबसे नज़दीक होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कार्य करने के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर। हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन वर्क। कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उनमें परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर दो मापों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में
किया जाता है। यह कंप्यूटर एनआरआर सिग्नल पर काम करते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लेता है। यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश, आधुनिक स्मार्टफोन आदि। अब हम बात करते हैं हाईवे कंप्यूटर के बारे में। वे कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, हाईवे कंप्यूटर कहलाते हैं। पंप या पेट्रोल आदि को नापता है और उसके मूल्य की गणना भी करता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर बने कंप्यूटर के बारे में। पहला कंप्यूटर हमारा जो है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर हमारा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा हमारा सुपर कंप्यूटर। हम बात करते हैं पहला माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसाय में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा है प्राइम कंप्यूटर, चौथा है नोटबुक कंप्यूटर, पांचवा है टैबलेट कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होती हैं। अब हम बात करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके गोदी में रखकर चलाया जाता है। यह साइज में बहुत छोटे होते हैं। यह डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर होते हैं। इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम टॉप कंप्यूटर के बारे में। यह कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, जिनको हथेली में रखकर चलाया जाता है। इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ी कम होती है। अब हम बात करते हैं नोटबुक कंप्यूटर के बारे में। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं। इसको गोदी में रख कर चलाया जाता है। इसमें CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। अब हम टैबलेट कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। यह कंप्यूटर बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं। यह मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं। यह टच स्क्रीन होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन मिनी कंप्यूटर के बारे में। यह वो कंप्यूटर होते हैं जो कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका हार्डवेयर सामान्य कंप्यूटर से बड़ा होता है। यह कंप्यूटर घरों में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर नहीं होते हैं। यह महंगे कंप्यूटर भी होते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग कंपनी के डेटाबेस को रखने के लिए कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए किया जाता है। PDP फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 में किया गया था। इसका आकार फ्रिज के बराबर था। इसकी कीमत $18,000 थी, जिसे DEC कंपनी ने बनाया था। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। यह वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के लिए कार्य किए जाते हैं। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। यह काफ़ी महंगे कंप्यूटर भी होते हैं। इन कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं।
इन कंप्यूटर में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में लगे रहते हैं, जिसके कारण इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के कार्य के बारे में। यह अंतरिक्ष यात्रा के लिए, युद्ध के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात करने के लिए, हाई रिजोल्यूशन एंड एक्शन मूवीज बनाने के लिए, कंप्यूटर की गति के बारे में। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। कंप्यूटर वेब प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की एक्यूरेसी के बारे में। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर हो सकता है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति से शुद्ध कैलकुलेशन करके देगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के मल्टी टैलेंटेड के बारे में। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक मल्टी टैलेंटेड मशीन। बात करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। मेमोरी कंप्यूटर को याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं है। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, अनावश्यक बातों को याद नहीं रखता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के डिलीजेंस के बारे में। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और उसको आराम की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के हॉनेस्ट के बारे में। कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर पाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के यूजर फ्रेंडली के बारे में। कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के वीकनेस के बारे में। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के नो फीलिंग के बारे में। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए होंगे। इसके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वह अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। अब हम बात करते हैं अबेकस के बारे में। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में कई चैंग के द्वारा किया गया था। बात करते हैं कंप्यूटर के पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार फ्रांस में 1642 में बेसिक पास्कल के द्वारा किया गया था। यह गणनाएं करने वाला पहला वास्तविक यंत्र था। इसका प्रयोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिफरेंस इंजन के बारे में। इसका आविष्कार ब्रिटेन में 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इस मशीन में शाफ्ट और गियर लगे होते थे तथा यह मशीन भी भाप से चलती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों डाक, रेल, बीमा तथा व्यवसाय क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। इस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा यंत्र का निर्माण किया कि रूपरेखा तैयार की, जिसे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट जैसे मुख्य 4 भागों में बांटा गया था, जिसका प्रारूप आज के कंप्यूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। इस मशीन की संरचना अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें न केवल अंकगणितीय क्रियाओं को करने की क्षमता थी,
बल्कि आउटपुट को स्टोर करने का विचार भी इस मशीन में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अब हम बात करते हैं टैबुलेटिंग मशीन के बारे में। इसका आविष्कार 1880 में हर्मन हेरोल्ड के द्वारा किया गया था। इसमें इंफॉर्मेशन को पंच रिकॉर्ड में स्टोर किया जाता था। 1896 में हेरोल्ड ने टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जिसको 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। अब हम बात करेंगे मार्क 1 के बारे में। इसका आविष्कार 1930 में हार्वर्ड आइकान के द्वारा किया गया था। यह विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर मशीन थी। अब हम बात करते हैं एनिक के बारे में। एनिक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1946 में जे प्रस्पर एल्कर्ट एंड जॉन मोल्चली के द्वारा किया गया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब हम बात करते हैं EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1949 में मोरिस विल्केस के द्वारा किया गया था। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ। वर्तमान कंप्यूटर में पिछले 50 वर्षों के दौरान तेजी से बदलाव आया है। जिस अवधि में कंप्यूटर का विकास हुआ है उसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है, जो कि प्रमुख तकनीक विकास पर आधारित है, जो मूल रूप से कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल देता है। कंप्यूटर के इतिहास की यात्रा वैक्यूम ट्यूब के साथ 1940 में शुरू हुई थी और तब से चली आ रही है। वर्तमान में यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग तरक्की कर रही है। विकास के परिणाम स्वरूप तेजी से छोटे, सस्ते और अधिक शक्तिशाली कुशल कंप्यूटिंग का आविष्कार हो पाया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर को तकनीकी के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन है 1946 से 1955। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में CPU के लिए मेमोरी और सिक्योरिटी के लिए बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में सर जॉन एम्ब्रेसन फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यह इनपुट छिद्रित कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था और आउटपुट प्रिंट आउट पर प्रदर्शित डिस्प्ले किया जाता था। इसमें निर्देश मशीन भाषा में लिखे गए थे और इसमें कोडिंग के लिए 0 और 1 का उपयोग किया गया था। इन कंप्यूटर्स का आकार बहुत बड़ा होता था और ये बहुत महंगे होते थे। ये कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए इन्हें एयर कूलिंग की आवश्यकता होती थी। ये ज़्यादा बिजली का उपयोग करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। एनिक, एडवेक, यूनिवैक 1, यूनिवैक 2, IBM 701, IBM 650। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में। 1956 से 1965। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में विलियम शाक्ले के द्वारा किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज, सस्ते, अधिक ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय होते थे। इसमें चुंबकीय कोर को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टेप पर और डिस्क को माध्यमिक भंडारण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग सेंसिटिव और कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों का इस प्रकार है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार के हैं: IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDS 1604, CDS 3600, यूनिवैक 1108। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। 1966 से 1975। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। IC का आविष्कार जैक कर्बी ने 1959 में किया था। इसमें एक सिग्नल IC
एक सिग्नल सिलिकॉन चिप पर कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। आईसी चिप के उपयोग ने कंप्यूटर की गति और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल और बेसिक का प्रयोग किया गया था। ये कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे और तेज होते थे, बिजली की खपत कम करते थे और गर्मी भी कम उत्पन्न करते थे। ये कंप्यूटर चलाने में आसान होते थे। इसका उपयोग सेंसिटिव, कमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं: IBM 360 सीरीज, होनीवेल 6000 सीरीज, PDF पर्सनल डाटा प्रोसेसर IBM 370 या 168, PDC 316 आदि। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में, 1976 से 1985। इसमें लार्ज स्केल इंटेलिजेंस LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस VLSI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें LSI तकनीक का उपयोग करके हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर लगाए गए थे। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। MS-DOS और MS विंडो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय के दौरान विकसित किए गए थे। इसने ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI का भी समर्थन किया। इसमें प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इसमें जैसे C++ और DBase आदि। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं: IBM 4348, DEC-10, स्टार 1000, POP-11। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के बारे में, जो कि 1986 से अब तक चल रही है। यह जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होगी। इसमें अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग कमर्शियल, इंटरेक्टिव, ऑनलाइन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, क्रोम बुक, अल्ट्रा बुक।